और धन्यवाद। जैसे आपने देखा कि 8 नवरत्न मंच पे आ चुके हैं, अपना अनुभव साझा कर चुके हैं। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले नवरत्ना की ओर। और हमने बात की शिक्षा की, लंच के सेशन के बाद की बात करूं तो पहले शिक्षा की बात करी, फिर पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करी। अब बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज की। और कहते हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। यानी कि मेहनत का, परिश्रम का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। और इसी परिश्रम के बल पे एक पौधा जो लगाया 2008 में केएलजी इंफ्राटेक कंपनी के नाम से, वो एक बड़ा वृक्ष बन चुका है। तो आइए कैसे ढेगावा मंडी से वो यात्रा शुरू हुई और कैसे इस स्टेज पर पहुंची है। हमारे अगले नवरत्न अवार्डी हैं डॉक्टर सीए केएल गर्ग जी, जो एक सादगी की प्रतिमूर्ति हैं। और कहते हैं कि माना सादगी का दौर नहीं, माना सादगी का दौर नहीं, पर सादगी से अच्छा कुछ और नहीं। तो सरलता सहजता, अनेक बार आपसे मिलना हुआ है और अपने प्रोग्रामों में शिरकत की है। तो कैसे सरलता सहजता से आपने जो ढेगावा से यात्रा शुरू की और किस मुकाम तक पहुंची हैं, एक वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे केएलजी इंफ्राटेक की यात्रा आदरणीय डॉक्टर सीए केएल गर्ग जी की रही है। हम देखते हैं। इंसान सपने देखता है, पर कुछ लोग अपने सपने से आगे बढ़कर समाज को नई दिशा देते हैं। आज हम जिस नाम का परिचय करेंगे वो नाम है सेवा, समर्पण और सफलता का प्रतीक। इनका नाम है श्री कुंदनलाल गर्ग जी। आपका जन्म 5 नवंबर 1958 को डिगावा मंडी भिवानी में हुआ। शिक्षा में आप सदैव ही अव्वल रहे और एमकॉम, एफसीए और पीएचडी जैसी उपलब्धि प्राप्त की। परिवार की बात करें तो आपके परिवार में 2 बेटे हैं। बचपन से ही आपने अपने पिताजी को समाज सेवा करते देखा और वहीं से आपके मन में भी सामाजिक कार्यों की प्रेरणा जागी। शिक्षा काल से ही आप सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। स्नातक की पढ़ाई के बाद आप सिलीगुड़ी से लियो क्लब के फाउंडर प्रेसिडेंट बने और इस मंच से आपने कई सामाजिक कार्य किए। इसके बाद लॉयंस क्लब के माध्यम से आई हॉस्पिटल जैसे सेवाओं से जुड़े और समाज को नई दिशा दी। वर्ष 1982 में आपने दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमफिल किया और 1983 में सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद दिल्ली से आपने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत करी। आप केएलजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो पिछले 17 वर्षों से मुख्य रूप से बिजनेस एंड सर्विसेज के कारोबार में सक्रिय हैं। समाज सेवा की बात करें तो आप लंबे समय तक वजीरपुर कंप्यूटर मार्केट फेडरेशन के अध्यक्ष रहे और इस क्षेत्र के विकास में सराहनीय योगदान दिया। आपने मेहराना माता मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और धार्मिक स्थल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप नेशनल एसोसिएशन ऑफ एनएससी मेंबर ऑफ इंडिया के नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन भी रहे। साल 2015 से 2022 तक आपने अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी में महामंत्री पद पर रहते हुए उल्लेखनीय कार्य किए। वर्तमान में आप नेताजी सुभाष पैलेस ओमेक्स टावर की आरडब्ल्यूए के प्रधान पद का कार्य कर रहे हैं और बिल्डिंग के पूर्ण विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। गर्ग जी का मानना है, हम सभी को समाज सेवा के माध्यम से अपना सामाजिक योगदान देना चाहिए। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है तो उसका सही उपयोग समाज की जिम्मेदारियां निभाकर ही संभव है, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति जिनका जीवन समाज सेवा और योगदान का जीवन उदाहरण है। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ को सीए डॉक्टर कुंदनलाल गर्ग जी को नवरत्न अवार्ड देते हुए गर्व महसूस हो रहा है। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं सीए डॉक्टर कुंदनलाल गर्ग जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सीए कुंदनलाल गर्ग जी का। और उनसे साक्षात्कार करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सीए अंकुर जैन जी को।
उससे पहले कि मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि एक बुके से आदरणीय गर्ग जी का स्वागत करें। तो आपके अपने परिवार में आपका स्वागत है। और मित्रों, रूबरू होते हैं डॉक्टर के.एल. गर्ग जी से, और साक्षात्कार के लिए मैं सीए अंकुर जैन को बुलाना चाहूंगा। सो ओवर टू यू अंकुर। जी, राम राम गर्ग साहब, आप अपने इस बड़े कुनबे में पधारे, भिवानी परिवार मैत्री संघ, जो आपकी पैतृक भूमि रही। आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा अभी हमने वीडियो में देखा, डिगावा मंडी से निकल के, और मेरे को जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि डिगावा मंडी के पास भी एक छोटी बस्ती है बास नाम से, जहाँ की पॉपुलेशन 100 लोगों से भी कम की है। और वहाँ से आपने निकल के उस विज़न जो आपका रहा, जो आपका रास्ता रहा, उसके बारे में अगर आप डिटेल बताना चाहें कि उस 100 लोगों की बस्ती से निकल के उस विज़न को लेते हुए आज राष्ट्रीय राजधानी के अंदर एक स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं, तो उस यात्रा के बारे में थोड़ा आप संक्षेप में बताएं हमें। सबसे पहले गणपति महोत्सव है, तो मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वैसे प्रत्युषण भी है अभी, क्षमा पर्व भी है, तो मैं सभी क्षमा भी मांगता हूँ पहले कि जाने अनजाने में कभी भी मेरे से जीवन में कोई गलती भी हो और कोई महसूस की है तो मैं उसके क्षमा याचना करता हूँ। मैं अपने जीवन की शुरुआत, मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है। जैसे अंकुर ने बताया कि 70-80 लोगों की बस्ती होती थी। बास कुड़ल डिगावा से 2 किलोमीटर पहले है, जूई और डिगावा के बीच में, काफ़ी लोग जानते होंगे। तो वहाँ सिर्फ 5वीं तक का स्कूल होता था, 5 क्लास तक का। एक टीचर होते थे मास्टर किरोड़ीमल, और बापोड़ा से होते थे वो लोग, और उनके पास एक लोहे का डंडा होता था। वो जो भी बच्चा शरारत करता था, पढ़ाई में कमज़ोर होता था, लोहे के डंडे से पिटाई करते थे। उस समय की बात है। तो वैसे तो मैं पढ़ाई के विषय में तो कभी मेरा वास्ता डंडे से नहीं पड़ा, लेकिन कभी सारी क्लास का अगर नंबर लगता था, मेरा भी नंबर लग जाता था। तो डंडे का स्वाद भी मैंने चखा हुआ बहुत अच्छी तरह से। तो वहाँ मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से हुई। उसके बाद हमारा व्यापार डिगावा मंडी में शुरू हुआ, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ मेरे पिताजी ने, मेरे भाइयों ने व्यापार किया। हम वहाँ निवास स्थान बनाया डिगावा मंडी में। वहाँ भी स्कूली शिक्षा, कोई 5 तक का स्कूल था, वहाँ भी स्कूल नहीं था। तो यहाँ के बगल में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे खरकड़ी होता है, जहाँ से बजरंग लाल जी हैं। बजरंग लाल जी मेरे क्लास फेलो हैं, स्टोन एक्स इंडिया वाले। जी जी। तो वहाँ हम पैदल जाते थे 4-5 किलोमीटर पढ़ने के लिए। 5 से 8 तक की कक्षा मैंने वहाँ पूरी की है। शिक्षा व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट अभाव था, किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी। डिगावा मंडी में पूरे एरिया में सिर्फ एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट होता था मेरे से पहले, बीडी गर्ग, जो आजकल कलकत्ता में है। उसके बाद सेकंड चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं उस एरिया से बना था। बहुत शानदार जी। मेरे इसके बाद की जो है वो डिगावा मंडी से मैं श्री गंगानगर गया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं सिलीगुड़ी गया, वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई। फिर मैं 1982 में मैं दिल्ली आया। दिल्ली में आकर के मैंने सीए की पढ़ाई की, एमफिल किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उसके बाद का मेरा प्रोफेशनल जीवन या व्यापारिक जीवन शुरुआत है। जी,
बहुत सुंदर। जैसा अभी आपने कहा कि शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप अपने व्यावसायिक जीवन की आपने शुरुआत की, तो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप 36 वर्ष से स्टॉक मार्केट में और जो अपना शेयर एक्सचेंज का मार्केट है उसके अंदर आप कार्यरत हैं। तो आज के समय में गर्ग साहब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं मार्केट में, शुरू से ही आ रहे हैं, और जो यंग जनरेशन आ रही है वो काफ़ी इसमें लॉसेस भी इंकर करती है शेयर मार्केट में। तो आपने अपने 36 साल के अनुभव में 92 की मंदी देखी, 2000 की, 2008 की, 16 की, कई मंदियाँ देखी, तो आप इसके बारे में क्या अनुभव साझा करना चाहेंगे आपकी यंग जनरेशन के लिए? कोई भी व्यापार हम करते तो पूरा डेडिकेशन मांगता है, पूरा परिश्रम मांगता है, पूरी मेहनत मांगता है, पूरी ईमानदारी से काम करना मांगता है। तो मैंने उसी लाइन पे कार्य किया। मैंने कभी असफलता का स्वाद बहुत ही कम चखा है। जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, पूर्वजों का आशीर्वाद चाहिए, मुझे सफलता मिलती चली गई हर क्षेत्र में। स्टॉक मार्केट तो बहुत अच्छा व्यापार है, अच्छा व्यवसाय है। इसमें लॉस के कोई चांस नहीं होते हैं, बशर्ते हम गलत तरीके से व्यवसाय ना करें। तो अगर कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई बैठा है तो मेरे से बाद में भी संपर्क कर सकता है। वो कभी भी मेरे से संपर्क करने के बाद कभी भी लॉस नहीं कर पाएगा। जी जी, बहुत बढ़िया। इस व्यापार में हम सट्टे की दृष्टि से देखते हैं, स्पेकुलेशन की दृष्टि से देखते हैं। स्पेकुलेशन नहीं है ये, दिस इज द इन्वेस्टमेंट बिजनेस। जैसे हम प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में व्यापार इन्वेस्टमेंट करते हैं, बुलियन मार्केट में करते हैं, इसी तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनती है। और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है इन कंपैरिजन टू प्रॉपर्टी एज वेल एज बुलियन मार्केट। तो इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मार्केट नहीं मेरा समझ। जी, सो इसके लिए कोई टिप आप अगर अपने यूथ को देना चाहें, किस तरह से वो करें? एक तो बहुत से कोई भी अगर टिप चाहिए तो मेरे से पर्सनली बाद में मिल सकते हैं। इसलिए मेरे ऑफिस में भी, नेताजी सुभाष पैलेस में मेरा ऑफिस है, कभी भी आ सकते हैं। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में जो व्यक्ति मेरे संपर्क में आ जाए कभी लॉस नहीं कर पाएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो गर्ग साहब, जैसे हमने जाना कि बिल्कुल स्क्रैच से आपने स्टार्ट किया, तो अवश्य ही है कि काफ़ी संघर्ष रहा होगा। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी संघर्ष के सामने हार मान के आज हम देख रहे हैं युवा भी साथ ही डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उसके बारे में आप कैसे बोलना चाहेंगे कि आपका जो संघर्ष रहा उससे निकल के यहाँ तक पहुँचना? लाइफ में शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर शॉर्टकट में किसी को सफलता मिलती है तो उसके सामने असफलता भी आएगी। तो मेरा मानना है कि निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत और ईमानदारी से कार्य आपको अवश्य सफलता दिलाएगा। जैसे सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और बढ़िया। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, लेकिन मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो ये तो बात हुई हमारी प्रोफेशनल करियर की। इसके साथ में जैसे हमने वीडियो में सुना, आपने अपने पिताजी से प्रेरणा ली सामाजिक कार्यों की। तो सामाजिक कार्यों में आप जैसे एनएससी के भी स्टेट के नॉर्दर्न रीजन के चेयरपर्सन रहे, नेशनल लेवल पे आप डायरेक्टर रहे, उससे आपने जो शिफ्ट किया अपने आप को हॉस्पिटल की तरफ, जो हमारा देखा 6 साल की आपकी सेवा रही, लंबी सेवा रही, उसके एक शिफ्ट का कोई ऐसा रीज़न, कोई ऐसा खास कारण आपने अगर आप साझा करें? मेरे पिताजी गीता पाठी थे, हमेशा गीता का स्वाध्याय करते रहते थे और सामाजिक कार्य में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उनको मैं बचपन से ही देखता आया, उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली। उस विषय में 2 लाइनें कहूँगा कि संत ग्रंथ सब मिलकर बात बतावत 3, संत ग्रंथ सब मिलकर बात बतावत 3, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। वाह। तो अगर समाज सेवा है, परमात्मा ने जीवन दिया है, तो मैं समाज में अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। तो इसके साथ मैं आपकी एक ये बुक मैं पढ़ रहा था जो मुझे लगा आपने ही रची है ये बुक, समर्णिका इसका नाम है। इसके साथ में आपने एक उपासना नाम से एक बुक लिखी। इसके बारे में अगर आप हमारे परिवार को आप बताना चाहें कि क्या ये बुक है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और आप कैसे इससे प्रेरणा ले सकते हैं? ऐसी मेरी 3 बुक्स हैं। एक स्मरणिका 1 है, दूसरी आराधना है और तीसरी स्मरणिका 2 है। इसमें मैंने अलग अलग विषयों पे पुस्तकें पढ़ी हैं, मेरा अध्ययन में रुचि रहती है। काफ़ी गहन अध्ययन के बाद अनेक ग्रंथों की, शास्त्रों का अध्ययन किया, पुस्तकों का अध्ययन किया,
तो जो मेरे को अच्छी अच्छी बातें लगी उन बातों से मैं ग्रहण करता गया। इस पुस्तक में उनको कंपाइल किया गया है। उसी पुस्तक का एक रिप्रोडक्शन ही कहिए, मेरा अपना कुछ नहीं है, लेकिन मेरा एक रिसर्च है जो डिफरेंट मैंने पुस्तकों से लेकर के यहाँ संचय किया है। उसका इस स्वाध्याय के बारे में है, अध्यात्म के बारे में है। बहुत सुंदर पुस्तक है, जिस व्यक्ति को भी चाहिए तो यहाँ काउंटर से भी ले सकता है, मेरे पास भी उपलब्ध है। कोई जी, हम आपका धन्यवाद भी करते हैं। आपने ये 100 से अधिक पुस्तकें यहाँ पर इस कार्यक्रम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाए हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे है, जॉइंट फैमिली, जैसा कि अभी हमने देखा कि आप जॉइंट फैमिली के अंदर ही अभी रह रहे हैं। आज के समय की, आज के समाज की ये बड़ी परेशानी है कि परिवार जो है बिखरते जा रहे हैं, छोटे परिवार होते जा रहे हैं। आज के समय में जहाँ पर हमारे पास जेनजी की भी जनरेशन है, हमारी जनरेशन एक्स भी है, सब लोगों को एक साथ एक मत के अंदर रखना, एक वट वृक्ष की भांति, उसके अंदर आप क्या शेयर करना चाहेंगे? क्या वो मूल मंत्र है जो एक परिवार को, एक वट वृक्ष को मजबूत रखने में आपके हिसाब से कार्यरत रहेगा? ये तो एक सामूहिक पारिवारिक जीवन जो हमें ईश्वर की प्रेरणा से मिलता है। अच्छा परिवार है, उसका मुखिया अगर सही मार्गदर्शन परिवार को देता है तो परिवार हमेशा सदैव फलता फूलता है। तो मेरा मानना है कि मेरे पूर्वजों से मुझे मिला है, मैंने मेरे बच्चों को दिया है। ऐसे संस्कार बच्चों में डालें कि ज़्यादा अपने एक व्यसनों की तरफ ना जाएं, अपने कार्यों की रुचि रखें, अध्ययन अध्यापन में अपनी रुचि रखें, अध्यात्म का मार्ग अपनाएं। तो ये सब ही मेरे प्रेरणा स्रोत बने हैं, जिससे मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से लालन पालन कर पाया हूँ, आगे बढ़ा पाया हूँ। जी बिल्कुल, ये राम सुखदास महाराज जी की भी और विजय कौशल महाराज जी ने भी बोला, जैसा आपने बोला कि अध्यात्म से जुड़े, तो उनकी एक कथा में वो बोलते हैं कि जिसको आप सुनोगे उससे ही जैसे बनने की इच्छा होगी। तो आई थिंक ये मूल मंत्र आपका बिल्कुल इसमें कारगर है। तो गर्ग साहब, आप यूथ के लिए विजन क्या देना चाहेंगे? जो अभी की डायनेमिक वर्ल्ड है, एआई का वर्ल्ड आ रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है रैपिडली, आज के समय में चीज़ें हर डायमेंशन में चेंज हो गई है। तो आप देखिए, हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने 1960 से लेकर के अभी तक सबसे ज़्यादा जीवन में चेंज देखे हैं, परिवर्तन देखा है। हम बैलगाड़ी युग के लोग आए हैं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आया है जी, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। और 2000 के बाद तो परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से हुआ है जी। तो निश्चित रूप से जहाँ थोड़े से किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी आएंगे। जैसे अभी मोबाइल की दुनिया में आए हैं तो मोबाइल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इंटरनेट का बेनिफिट है, ट्विटर है, जितने भी हैं सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा फ़ायदा है तो उसके नुकसान भी हैं। आजकल हर घर में अपने देखते हैं कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मोबाइल को लेके एक एक तरफ बैठे रहते हैं। एक घर में 4 रूम हैं, चारों एक कमरे में अलग अलग बैठे हैं और अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है किसी तरह का भी। तो मेरे ख्याल से परिवार में कोई इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि जिससे हम मोबाइल से छुटकारा मिल सके, या लिमिटेड एक सोशल प्लेटफॉर्म। पहले एक ही टीवी घर में होता था, सारा परिवार बैठ के देख लेता था जी। आजकल मोबाइल पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, अलग अलग साधन है, अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये सब कहीं जो फ़ायदा हुआ है उसके साथ साथ नुकसान भी हुआ है। तो मेरा आज की युवा पीढ़ी से यही कहना है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंटरनेट है, उसका प्रयोग अपने व्यवसाय के लिए कीजिए, अपनी एजुकेशन के लिए कीजिए और एक सीमित समय में कीजिए। ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ जो है हमेशा हानिकारक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये कहूँगा कि 1-2 लाइनें हैं। माना कि गुल को गुलशन ना कर सकेंगे हम, माना कि गुल को गुलशन ना कर सकेंगे हम, कर जाएंगे कुछ कांटे कम, जिस राह से गुजरेंगे हम। वाह जी। तो वैसे साहब, जैसे अभी सिंप्लिसिटी की और सादगी की आपकी चर्चा प्रमोद जी ने भी की, आज के इस आधुनिक वर्ल्ड के अंदर जहाँ हर कोई धोखे मतलब शो ऑफ के ऊपर जा रहा है, चीज़ों को अपने फ्लेक्स करता है, उसके अंदर इस सादगी को अपनाना, इस सादगी से अपने जीवन को व्यतीत करना, प्रोफेशनल का जो आजकल करियर चल रहा है, जहाँ पे हम आए दिन देखते हैं कि कितने लोग प्रोफेशनल से इवन धोखाधड़ी के अंदर आते रहते हैं, वहाँ पे क्लीन प्रैक्टिस को चलाना इस 40 साल 36 साल की जर्नी के अंदर, उसके लिए आप कैसा क्या बोलना चाहेंगे आज के लोगों को? मेरा मानना है कि जीवन में जितनी सादगीपन रहेगी, महत्वाकांक्षाएं कम रहेंगी, वो जीवन ज़्यादा तरक्की करेगा, पीसफुल रहेगा, कंटेंटमेंट ज़्यादा रहेगी, हैप्पीनेस ज़्यादा रहेगी।
जितना जीवन सादगीपूर्ण होगा तो कंटेंटमेंट हैप्पीनेस का लेवल हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए काफ़ी यहाँ पे रोल मॉडल बैठे हैं। राजेश चेतन जी मैंने देखा है कि शुरू से ही बहुत मेहनती रहे हैं, इन्होंने अपना सफ़र बहुत संघर्ष के बाद पूरा किया है। लेकिन उस संघर्ष के बाद अगर हम सफलता लेते हैं तो उसका एक आनंद अलग से ही है। ये मैं 2 लाइनें कहूँगा कि यह संभव नहीं कि हर समय जुबां पे ईश्वर का नाम आए। यह संभव नहीं कि हर समय जुबां पे ईश्वर का नाम आए। वो समय भी पूजा का होता है जब इंसान दूसरे के काम आए। वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी जो शिक्षाप्रद आपने बोली, लाइनें बोली, वो मेरे हिसाब से आज की जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे सब आपके परिवार के साथ ही बैठे हैं उनके मेरे हिसाब से बहुत काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद करके सब मैं अंत में राजेश चेतन जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इतना सुंदर कार्य समाज सेवा के लिए समय निकालते हैं, धार्मिक कार्यों में इतना इनकी व्यवस्था रहती है। जिस लेवल से ये लोग कार्य करते हैं, ये कार्य का लेवल बहुत उच्च स्तर का है। संस्थाएं अनेक हैं दिल्ली में, बहुत से संघ बने हुए हैं, लेकिन भिवानी परिवार मैत्री संघ अतुलनीय है। और इस कार्य में मेरे ख्याल से राजेश चेतन जी और उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में अपने भिवानी नवतन अवार्ड के लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर केएल गर्ग जी। और एक बार मैं अपनी टीम से, दिनेश भाई से, राजेश जी से, हंसराज जी से और सामर जी से अनुरोध करता हूँ एक बार मंच पे आ जाएं और आदरणीय केएल गर्ग जी का स्वागत करें। और केएल गर्ग जी के परिजन जो भी आए हैं एक बार वो भी आ जाएं मंच पे, उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। पाँच मिनट आप लोग बैठ जाएंगे तो बहुत कृपा हो जाएगी। 5 मिनट आपके और चाहिए, हम 5 मिनट्स हो। सुबह से साथ दिया, इतना साथ और दीजिए। एक काम करो, आप दोनों आ जाओ, बाकी सारा दिन